निर्वाचन प्रणाली कौन सी प्रणाली? तो निर्वाचन प्रणाली के बारे में आज हम जानते हैं, समझते हैं। तो जॉन स्टुअर्ट मिल के अनुसार जिन चुनावी सुधारों का समर्थन किया गया उनमें से कौन सम्मिलित है? तो जॉन स्टुअर्ट एक मिल थे जिन्होंने महिला मताधिकार का प्रबल समर्थन किया। उन्होंने चुनाव सुधार का समर्थन कौन सा सम्मिलित है? तो इसमें अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर भी जोर दिया जे.एस. मिल ने, बहुल मतदान प्रणाली पर भी जोर दिया जे.एस. मिल ने, खुला मतदान पर भी जोर दिया जे.एस. मिल ने, महिला मताधिकार पर भी जोर दिया जे.एस. मिल ने। तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने चुनावी सुधार का समर्थन किए जाने में सम्मिलित अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, बहुल मतदान प्रणाली, खुला मतदान प्रणाली और महिला मताधिकार तो सभी प्रणालियों का समर्थन किया जे.एस. मिल ने। जे.एस. मिल की प्रसिद्ध रचना है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। कौन सी है? रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट किसकी है? तो जे.एस. मिल की रचना है। में लोकतांत्रिक पद्धति में अनेक सुधार का वर्णन किया जिसमें शामिल है अल्पसंख्यक लोगों के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व तथा शिक्षा के आधार पर बहुल मतदान। बेंथम के विपरीत गुप्त मतदान के स्थान पर जिनके गुरुजी थे बेंथम, वो जो है गुप्त मतदान के पद्धति के मतदान चुप्पे से देना चाहिए, गुप्त रूप से देना चाहिए, जबकि जे.एस. मिल है खुला मतदान की प्रक्रिया और महिला मताधिकार के जोरदार समर्थक माने जाते हैं। कौन? जे.एस. मिल। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के प्रबल विरोधियों में से कौन सा था? तो सार्वजनिक वयस्क मताधिकार में से विरोध कौन करता था? तो विरोध करने वाले कौन थे? तो जे.एस. मिल जो है बहुत विरोध करते थे। पढ़े लिखे ही लोगों को केवल मत डालने का अधिकार दिया जाए, उनके मत की मूल्य अधिक हो, जे.एस. मिल का कहना था। राजनीतिक जीवन के संचालक में सबसे अधिक बुद्धिमान सदस्यों की बुद्धि तथा सदाचार का प्रभाव पड़े, इस उद्देश्य से तो राजनीतिक जीवन के संचालन में सबसे अधिक बुद्धिमान सदस्यों की बुद्धि तथा सदाचार का प्रभाव पड़े, इस उद्देश्य से जे.एस. मिल ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विरोध किया। उन्होंने सुझाव दिया कि शासकों का चुनाव अज्ञानी और विवेकहीन जनता पर द्वारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस समूह की साधारण बुद्धि के द्वारा शासन में दोष कम हो जाएगा। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जे.एस. मिल की है में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और बहुल मतदान का सुझाव दिया। उन्होंने जोर दिया कि मतदाता का अधिकार केवल उन्हीं व्यक्तियों को मिलना चाहिए जिनका एक बौद्धिक स्तर है। मतदान का अधिकार उन्हीं को मिलना चाहिए जिनका एक बौद्धिक स्तर है। कौन कहता है? जे.एस. मिल कहता है। शिक्षित लोगों को ही मतदान देने का समर्थक कौन है? केवल पढ़े लिखे लोगों को ही मतदान देने का समर्थक कौन है? तो मिल है, केवल पढ़े लोगों को मतदान देने का समर्थक है। निम्नलिखित में से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के प्रबल विरोधी में से कौन था? तो जे.एस. मिल वयस्क मताधिकार का विरोध करते हैं। किस विचारक ने महिला मताधिकार का समर्थन किया है? तो कौन सा विचारक है जो महिला मताधिकार का समर्थन करता है? तो जे.एस. मिल है। किसका समर्थन करता है? तो महिला मताधिकार का समर्थन करता है। कौन करता है? तो जे.एस. मिल करता है। किसका समर्थन करता है? तो महिला मताधिकार का समर्थन करता है। कौन? तो जे.एस. मिल करता है। जे.एस. मिल ने महिला मताधिकार का प्रबल समर्थन किया है। 19वीं शताब्दी में यूरोप में महिला मताधिकार काफ़ी चर्चा का विषय था। जो यूरोप है उसमें बेंथम मिल और थॉमस हेयर और सिजविक आदि विद्वान ने अनेक धारणाओं पर महिला को मताधिकार दिए जाने का समर्थन किया। किसने? तो बेंथम, इनके गुरुजी जे.एस. मिल और थॉमस हेयर और सिजविक आदि इन लोगों ने महिलाओं को मत देने का प्रबल समर्थन किया। इनको भी मत का अधिकार होना चाहिए। किसने कहा था? तो ये कहने वाले कौन थे? तो जे.एस. मिल थे। सामान्य निर्वाचन हेतु एक निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है। तो सामान्य निर्वाचन हेतु एक निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो परिसीमन आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? तो परिसीमन आयोग के द्वारा जो है किया जाता है।
सामान्य निर्वाचन हेतु निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। सामान्य निर्वाचन हेतु निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। परिसीमन आयोग अधिनियम 1952। परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 में यह प्रावधान है कि 10 वर्ष बाद होने वाली प्रत्येक जनगणना के पश्चात निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन किया जाएगा। और चौथे परिसीमन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह थे। तो चौथे जो परिसीमन आयोग उसके अध्यक्ष कौन थे? तो कुलदीप सिंह थे। इस आयोग का गठन जो है 12 जुलाई 2000 को किया गया था। 12 जुलाई 2000 को किया गया। परिसीमन आयोग का मुख्य उद्देश्य चुनाव आयुक्त होता है। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त ही होता है। वर्तमान में चुनाव आयुक्त यहाँ पर तो चेंज हो गए हैं, तो सुनील अरोड़ा यहाँ लिखा है, इनके स्थान पर कोई दूसरे आने वाले हैं। परिसीमन आयोग का वर्णन संविधान के अनुच्छेद किस में है? तो 82 में है। परिसीमन आयोग का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 82 है, जिसमें परिसीमन आयोग का उल्लेख है। निम्न में से किस प्रणाली द्वारा अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सकता है? तो निम्नलिखित में से किस प्रणाली द्वारा अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सकता है? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सकता है। अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली सबसे लोकप्रिय है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली सबसे लोकप्रिय। इसका उद्देश्य सभी राजनीतिक दलों विधानमंडलों के मतों के आधार पर प्रतिनिधित्व देना है। इसके 3 तत्व होते हैं। बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र उम्मीदवार मतों का एक निश्चित कोटा प्राप्त करने पर विजयी होता है तथा व्यवस्थापिका में समान और उपयुक्त प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। चुनाव सुधार हेतु किस वर्ष जगन्नाथ राव समिति का गठन हुआ? तो जगन्नाथ राव समिति का गठन चुनाव सुधार हेतु कब किया गया था? तो 1971 में। कब हुआ? तो 1971 में चुनाव सुधार आयोग। पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ राव की अध्यक्षता में चुनाव सुधार हेतु 21 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ। जुलाई 1971 में हुआ। वह मतदान व्यवस्था जिसमें मतदाता किसी प्रत्याशी को एक से अधिक मत दे सकता है, क्या कहलाता है? वह मतदान व्यवस्था जिसमें मतदाता किसी प्रत्याशी को एक से अधिक मत दे सकता है, क्या कहलाता है? तो संचयी मतदाता क्या कहलाता है? तो संचयी मतदाता कहलाता। संचयी मतदाता प्रणाली अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का एक भाग है। तो संचयी मतदाता प्रणाली किसका भाग है? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का एक भाग है। इसका प्रयोग बहुस्तरीय निर्वाचन क्षेत्र में किया जाता है। इसमें मतदाता को यह अधिकार होता है कि वह प्राप्त मतों को एक ही उम्मीदवार को दे और सभी उम्मीदवार के बीच बांट दे। प्रत्येक मतदाता को उतने मत देने का अधिकार है जितने सदस्य किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुने जाते हैं। सबको वोट देने का अधिकार। सरकार का फोर्थ स्टेज किसे कहा जाता है? चौथा आधार स्तंभ किसे कहते हैं? तो मीडिया को कहते हैं, अखबार को लोकतंत्र का चौथा आधार स्तंभ कहा जाता है। निम्न में से कौन सा राजनीतिक दल कार्य करते हैं? तो राजनीतिक दल का इसमें कार्य क्या है? तो लोकमत का निर्माण करते हैं। क्या का निर्माण करते हैं? राजनीतिक दल लोकमत का निर्माण करते हैं। कानून की व्याख्या करते हैं? बिल्कुल नहीं। कानून की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट करता है। न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति भी नहीं करते हैं। तो राजनीतिक दल क्या करते हैं? लोकमत का निर्माण करते हैं। काहे का निर्माण करते हैं? तो लोकमत का निर्माण करता है। कौन करता है? तो राजनीतिक दल करते हैं।
तो राजनीतिक दल लोकमत के निर्माण के प्रयत्नों में निरंतर लगे रहते हैं। राजनीतिक दल लोकमत के निर्माण में निरंतर प्रयत्न में लगे रहते हैं, क्योंकि लोकमत ही उन्हें सत्ता में बनाए रखने और सत्ता में लाने का साधन है। बिखरे हुए व्यक्तियों को निश्चित सूत्र में पिरोए रखने का काम राजनीतिक दल ही करता है। राजनीतिक दल ही करता है इस समस्या के प्रति जनता को सचेत करते हैं तथा उनमें जन जागृति उत्पन्न करते हैं। लोकमत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करता है। जनमत के निर्माण का मुख्य तत्व क्या है? तो स्वतंत्र प्रेस है। कौन सा है? तो स्वतंत्र प्रेस जनमत के निर्माण का मुख्य तत्व है। निम्नलिखित में से कौन लोकमत के अभिकरण के रूप में गलत सूचीबद्ध किया गया है? तो लोकमत मतलब जनमत के अभिकरण में, तो जनमत में परिवार और प्राथमिक समूह है, शिक्षा संस्थाएं हैं, संचार है। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा जनमत का अभिकरण नहीं है? तो न्यायपालिका जनमत का अभिकरण नहीं। प्रेस है, राजनीतिक दल है, टेलीविजन है। स्वस्थ लोकमत के निर्माण में बाधा है। स्वस्थ लोकमत के निर्माण में बाधा कौन सी है? तो स्वस्थ लोकमत के निर्माण में बाधा कौन सी है? तो सांप्रदायिकता का अभाव है क्या? तो सांप्रदायिकता का अभाव है क्या? स्वस्थ एवं सशक्त राजनीतिक दल है। स्वतंत्र प्रेस ये नहीं है। निरक्षरता जो है, निरक्षरता ये जो है स्वस्थ लोकमत के निर्माण में बाधा है। कौन है? तो निरक्षरता स्वस्थ लोकमत के निर्माण में सबसे बड़ी बाधा है। समाचार पत्रों के माध्यम से विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त करने और उनसे परस्पर आदान प्रदान करने शिक्षा के बिना संभव नहीं है। अभिकरण में लोकमत के निर्माण में अत्यधिक प्रभाव डालता है। तो प्रेस है, फिर रेडियो है, फिर दूरदर्शन है। प्रेस है, रेडियो है, दूरदर्शन है। क्या करते हैं? प्रभाव डालते हैं लोकमत के निर्माण में। देखते हैं। प्रेस है, रेडियो, दूरदर्शन लोकमत के निर्माण में अधिकतर प्रभाव डालते हैं। संचार साधनों से एक विचार सब तक पहुंचाया जाता है। सार्वजनिक प्रश्नों पर विवाद सा चलता रहता है और विभिन्न विचार विकल्पों में से किसी एक पर चलता रहता है। निष्पक्ष समाचार पत्रों को स्वतः जनमत का सजग प्रहरी अथवा लोकतंत्र का धर्म ग्रंथ कहा जाता है। रेडियो है, दूरदर्शन है, तत्कालीन राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक समस्याओं पर भाषण है, टिप्पणी है, वार्ता है तथा वाद विवाद है तथा प्रसारित करने वाले लोकमत के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोकमत से संबंधित नहीं है? लोकमत से यह अल्पसंख्यक के हितों के लिए प्रबंध है। अल्पसंख्यक के हित के लिए प्रबंध का प्रबंध है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन इसमें सत्य है? तो सामान्यतः कानून जनमत परस्पर सदृश होते हैं। सामान्यतः कानून तथा जनमत परस्पर सदृश होते हैं। तो वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून निर्माणक संस्था कानून निर्माण में लोकमत का सम्मान करती है तथा संसद जैसे सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं, इसलिए वे जनमत के प्रति संवेदनशील होते हैं। निदेशक तत्वों में कानूनी और संवैधानिक संरक्षण प्रदान करना कानून और लोकमत के मध्य सादृश्यता की ओर संकेत करते हैं। इनमें कौन सा कथन सही है? आधुनिक राजनीति के लिए राजनीतिक दल जीवन रेखा है। तो बिल्कुल सही। प्रतिनिधात्मक संस्थानों के विकास और मतदाताओं के विस्तार तथा विकास के कारण राजनीतिक दल उत्पन्न हुए हैं। तो राजनीतिक दल ये भी दोनों सही है, लेकिन ये भी सही की व्याख्या नहीं करता है। तो आधुनिक राजनीति के लिए राजनीतिक दल जीवन रेखा है, बिल्कुल सही है। तो प्रतिनिधात्मक संस्थाओं के विकास और मताधिकार में केवल
विकास का कारण राजनीतिक दल उत्पन्न हुआ है, ये भी बात बिल्कुल सही, लेकिन व्याख्या जो है नहीं कर रहा है। होता है निर्वाचक समूह का अर्थ क्या होता है? मतदाताओं की संख्या। निर्वाचक समूह का अर्थ होता है मतदाताओं की संख्या। किसका अर्थ? निर्वाचक समूह। तो निर्वाचक समूह का तात्पर्य है, निर्वाचक समूह का तात्पर्य है मतदाता मताधिकार प्राप्त नागरिकों का समूह। मताधिकार प्राप्त नागरिकों का समूह या संस्था है। सार्वजनिक वयस्क मताधिकार में एक न्यूनतम उम्र सीमा का निर्धारण करना नागरिक मतदाता हो जाता है, जबकि सीमित मताधिकार में कुछ व्यक्तियों तक ही अधिकार सीमित रहते हैं। तो निर्वाचक समूह से तात्पर्य मताधिकार प्राप्त नागरिकों का समूह है अथवा संस्था है। सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की एक न्यूनतम उम्र सीमा प्राप्त करने वाला नागरिक मतदाता हो जाता है, जबकि सीमित मताधिकार में कुछ ही व्यक्ति को अधिकार दिया जाता है, सीमित रखा जाता है, तथा मताधिकार की योग्यता के अंतर्गत वयस्कता है, नागरिकता है, निवास है तथा अपराध है जैसे तथ्य सम्मिलित किए जाते हैं। मताधिकार की योग्यता के अंतर्गत वयस्कता है, नागरिकता है, निवास है तथा अपराध जैसे तथ्य सम्मिलित किए जाते हैं। लोक मत के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु को शासन का आधार बनाकर पृथ्वी पर कोई शासन नहीं कर सकता है। यह कथन किसका है? तथा जोस ऑर्टिगेल गेसल का है। लोकमत के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु को शासन का आधार बनाकर पृथ्वी पर कोई शासन नहीं कर सकता है। कथन किसका है? तो जोस ऑर्टिगेल गेसल का है। विभिन्न शासन व्यवस्था में लोक मत के महत्व की दृष्टि से रखते हुए जोस ऑर्टिगेस गेसल ने लिखा है कि लोक मत के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु को शासन का आधार बनाकर पृथ्वी पर कभी कोई शासन नहीं कर सकता है। राजतंत्र, कुलीन तंत्र, निर्णायक तंत्र, विदेशी शासन के अंतर्गत भी लोक मत का महत्व रखता है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की बात ही कुछ और है। निम्न देश में से किसी ने एक ही प्रयास में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अपना लिया था? तो भारत था जिसने एक ही झटके में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपना लिया था, तो संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार लोकसभा और प्रत्येक राज्य के विधानसभा के लिए निर्वाचक वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे तथा प्रत्येक व्यक्ति को भारत का नागरिक और ऐसी तारीख को जो समुचित विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि द्वारा तथा उसके अधीन इस निमित्त नियम की जाए। कम से कम 18 वर्ष की आयु का है। इस संविधान और समुचित विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन अनिवास, चित, वित्त, अपराध, भ्रष्ट, अवैध आचार के आधार पर अन्यथा निरहित नहीं की जा सकती है। ऐसे किसी निर्वाचक में मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने का हकदार होगा। कोई व्यक्ति उपयुक्त वर्णित दशाओं की पूर्ति की स्थिति में लोकसभा विधानसभा के निर्वाचकों में मत देने का अधिकार रखता है, परंतु तभी जबकि निर्वाचक नामावली में उसका नाम विविध दर्ज हो। क्या हो? विविध दर्ज हो। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 1988 में
मताधिकार हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। 61वां संविधान संशोधन था सन 1988 में, ये 89 की बात है, तब कर दी गई थी। अधिष्ठ प्रतिनिधि से क्या अभिप्राय है? तो अधिष्ठ प्रतिनिधि से क्या अभिप्राय तो अधिष्ठ प्रतिनिधि से क्या अभिप्राय है? तो प्रतिनिधि निर्वाचकों के अधीन कार्य करते हैं। प्रतिनिधि निर्वाचकों के अधीन क्या करते हैं? कार्य करते हैं। प्रतिनिधि निर्वाचकों के अधीन कार्य करते हैं। अधिष्ठ प्रतिनिधि का अर्थ प्रतिनिधि को निर्वाचकों को आदेश के अनुसार कार्य करने से लिया गया है। ऐसे प्रतिनिधि में प्रतिनिधित्व की अपनी इच्छा कुछ भी महत्व नहीं रखती है, केवल निर्वाचकों की इच्छा को अभिव्यक्त करता है। वह प्रत्येक निर्णय और निर्वाचकों के स्पष्ट आदेश के अनुरूप ही करता है। वर्तमान में इसे अव्यावहारिक माना जाता है। एकल संक्रमणी मत प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो वो कौन से थॉमस हेयर थे। कौन थे एकल संक्रमणी मत पद्धति का आधार? एकल संक्रमणी मत प्रणाली सर्वप्रथम किसने प्रवर्तित की थी? तो करने वाले कौन थे? तो वो करने थे थॉमस हेयर। एकल संक्रमणी मत प्रणाली का सर्वप्रथम आविष्कार किसने किया था? तो थॉमस राइट हिल्स ने किया था। डेनमार्क में इस प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग चुनाव में किया गया था। डेनमार्क में सर्वप्रथम इस प्रणाली का प्रयोग किया। किस देश में? तो डेनमार्क में। कौन? तो एकल संक्रमणी किसने किया था? थॉमस राइट हिल्स ने डेनमार्क में किया गया था। एकल संक्रमणी मत प्रणाली का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले ब्रिटिश विविध थॉमस हेयर थे। इन्होंने प्रतिपादित अपनी पुस्तक द मशीनरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन में सन 1857 में किया था। इन्होंने अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का भी सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था। हेयर प्रणाली भी इसीलिए इसे हेयर प्रणाली भी कहा जाता है। यह प्रणाली अल्पसंख्यक को प्रतिनिधित्व प्रदान करने में उत्तम व्यवस्था है। एक नमनीय और लिखित संविधान पाया जाता है। तो एक नमनीय और लिखित संविधान कहाँ पाया जाता है? तो ब्रिटेन में मिलता है। ब्रिटिश संविधान विश्व का सबसे प्राचीन और एकमात्र अलिखित संविधान है। वर्तमान में अधिकांश संविधान बहुत कुछ ब्रिटिश संविधान से प्रक्षिप्त अंश है। ब्रिटिश शासन की विशेषताएं। ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं हैं। ब्रिटिश संविधान की विकसित संविधान है, अलिखित संविधान है, एकात्मक संविधान है, विधि का शासन है, लचीला संविधान है, संसद की सर्वोच्चता है, संसदीय शासन प्रणाली, सीमित राजतंत्र है तथा द्विदलीय पद्धति है। तो ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं हैं। द्विदलीय पद्धति है, सीमित राजतंत्र है, संसदीय शासन प्रणाली है, संसद की सर्वोच्चता है, लचीलापन है, विधि का शासन है, एकात्मक संविधान है, लिखित संविधान है, अविकसित संविधान है। हेयर प्रणाली का संबंध किससे है? तो हेयर प्रणाली का संबंध किससे है? तो एकल संक्रमणी मत पद्धति से, एकल संक्रमणी पद्धति से है। तो हेयर प्रणाली का संबंध किससे है? तो एकल संक्रमणी पद्धति से है। तो एकल संक्रमणी पद्धति को हेयर प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। एकल संक्रमणी मत पद्धति में प्रत्येक मतदाता वोट एक ही देगा, किंतु वह मतदाता पत्र पर अपनी पसंद पहले नंबर पर, दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर लिखकर वरीयता में प्रदर्शित करेगा। इस क्रम से उम्मीदवार को पसंद करते हैं, चाहे कितने ही प्रत्याशी क्यों न हो। से निर्वाचन क्षेत्र में न्यूनतम 3 सदस्य होने चाहिए न्यूनतम। एकल संक्रमणी प्रणाली अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने की पद्धति की सबसे अच्छी मानी जाती है। हेयर प्रणाली का क्या तात्पर्य है? तो एकल संक्रमणी मत प्रणाली को ही हेयर प्रणाली कहते हैं। एकल संक्रमणी मत प्रणाली को ही हेयर प्रणाली कहा जाता है। थॉमस हेयर का नाम किस निर्वाचक पद्धति से जुड़ा है? थॉमस हेयर का नाम किस निर्वाचक पद्धति से जुड़ा? अनुपातिक
अनुपातिक पद्धति से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? तो अनुपातिक पद्धति से जुड़ा है। किसका नाम? तो थॉमस हेयर का नाम किस पद्धति से जुड़ा है? तो अनुपातिक पद्धति से जुड़ा है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की अनुपातिक पद्धति का प्रतिपादन 19वीं शताब्दी में थॉमस हेयर ने अपनी पुस्तक प्रतिनिधित्व का चुनाव में किया था। इसलिए इसे प्रतिनिधित्व का अनुपातिक प्रणाली को हेयर प्रणाली भी कहा जाता। इस पद्धति में एक बहुस्तरीय निर्वाचक क्षेत्र होता है और निर्वाचक क्षेत्र में प्रत्येक मतदाता को उम्मीदवार की संख्या को बराबर मत देने का अधिकार होता है। इस पद्धति में वे विजयी होते हैं जो आवश्यक चुनाव कोटा प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रणाली को कार्य रूप में परिणत करने के लिए मुक्त निम्न पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। निम्न पद्धतियाँ तो कौन सी निम्न पद्धतियाँ हैं? तो कौन सी निम्न पद्धतियाँ हैं? तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति है, दूसरा सूची प्रणाली है, मत पद्धति है, सूची प्रणाली है। प्रतिनिधि अनुपातिक प्रतिनिधित्व की दो प्रमुख योजनाएं। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व की दो प्रमुख योजनाएं कौन सी हैं? तो हेयर प्रणाली, सूची प्रणाली है। कौन प्रणाली? हेयर प्रणाली, सूची प्रणाली है। निम्नलिखित में से समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कुछ प्रश्नों के उत्तर छाटिए। तो लिखा है बहुसदस्यीय निर्वाचक प्रणाली है। कई सदस्यीय बहुसदस्यीय निर्वाचक प्रणाली है। कई सदस्यीय बहुसदस्यीय निर्वाचक प्रणाली है। एक मत किंतु हस्तांतरित मत पद्धति है। एक मत और हस्तांतरित मत पद्धति है। विजयी होने वाले निर्वाचक कोटा के अनुरूप मत प्राप्त करना होता है। विजयी होने वाले व्यक्ति को निर्वाचक कोटा के अनुरूप मत प्राप्त करना होता है। तो पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। कौन सा? तीसरा सही है। तीसरा नहीं, चौथा सही है। तीसरा नहीं, चौथा सही है। तो पहला क्या है? बहुसदनीय निर्वाचन पद्धति है तथा एक मत किंतु हस्तांतरित मत पद्धति है। एक मत और हस्तांतरित पद्धति है। विजयी होने वाले निर्वाचक कोटा के अनुरूप मत प्राप्त करना किस्मा है? तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर बांटा गया है। अब समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या होती है? तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में प्रतिनिधि को अधिक न्यायोचित बनाने के लिए सभी वर्गों, दलितों के हितों और समूहों को उनके समर्थन के अनुपात में प्रतिनिधित्व उपलब्ध कराने की व्यवस्था होती है। इस प्रणाली के 3 प्रकार हैं। प्रथम एक त्रिभूत प्रणाली, द्वितीय एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, तृतीय सूची प्रणाली। तो सूची प्रणाली, एकल संक्रमणीय प्रणाली और एक त्रिभूत प्रणाली। इस प्रकार से हम देखते हैं निर्वाचन की सूची पद्धति से प्रमुखतः किसको लाभ होता है? तो समूहों को और दलों को निर्वाचन की सूची प्रणाली में किसको लाभ होता है? तो निर्वाचन की सूची प्रणाली में किसको लाभ होता है? तो समूहों को, दलों को। अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने के निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति नहीं है? तो अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने की निम्नलिखित में कौन सी पद्धति नहीं है? तो कौन सी पद्धति नहीं है? द्वितीय मतदाता पद्धति ये नहीं है। पृथक निर्वाचन प्रणाली है, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, सूची प्रणाली है। अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने वाली है, जबकि द्वितीय मतदाता प्रणाली में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। तो द्वितीय मतदाता प्रणाली में अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने वाली प्रणाली नहीं है। अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने वाली प्रणाली निम्नलिखित में से है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। नंबर 1 अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, फिर नंबर 2 सीमित मतदान प्रणाली, नंबर 3 एकत्रित मत प्रणाली, फिर नंबर 4 पृथक निर्वाचन प्रणाली, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली तथा व्यावसायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली तथा स्थानों की आरक्षण प्रणाली। सूची प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक मतदाता
सूची प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक मतदाता एक पूरी सूची को अपना मत देता है। एक पूरी सूची को अपना मत देता है। कौन? मतदाता पूरी सूची को मत देता है। सूची प्रणाली के तहत प्रत्येक मतदाता एक पूरी सूची को अपना मत देता है। सूची प्रणाली अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एक प्रमुख पद्धति है। इसका उपयोग बहुसदस्यीय निर्वाचक क्षेत्र में किया जाता है। बहुसदस्यीय निर्वाचक क्षेत्र में किया जाता है। जितने सदस्य चुने जाते हैं, प्रत्येक पार्टी के उम्मीदवार को की सूची मतदाताओं को सौंपी जाती है। सूची मतदाताओं को सूची सौंप देते हैं। प्रत्येक मतदाता किसी न किसी सूची के पक्ष में अपना मतदान करता है, किंतु उम्मीदवार के पक्ष में नहीं। इस प्रकार की प्रणाली मतदाता एक सूची प्रणाली है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यात्मक प्रतिनिधित्व के प्रमुख प्रतिपादक है? कार्यात्मक प्रतिनिधित्व के कौन प्रमुख प्रतिपादक हैं? तो GDH कोल कार्यात्मक प्रतिनिधित्व के प्रमुख प्रतिपादक हैं। कार्यात्मक प्रतिनिधित्व के प्रमुख प्रतिपादक हैं GDH कोल। प्रतिनिधित्व के संदर्भ में GDH कोल का विचार था कि वास्तविक प्रतिनिधित्व कार्यात्मक प्रतिनिधित्व है। वास्तविक प्रतिनिधित्व कार्यात्मक प्रतिनिधित्व है। इनके अनुसार एक ही व्यवसाय में कार्य करने वाले सामूहिक हित का प्रतिनिधित्व एक व्यक्ति कर सकता है। इस प्रकार से प्रतिनिधित्व न केवल औद्योगिक क्षेत्र में ही निर्वाचित किए जा सकते हैं, बल्कि इसकी नियुक्ति सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में की जा सकती है। कुछ रिक्तियों को भरने के लिए निर्वाचन निम्नलिखित में से किस प्रकार की संज्ञा दी जाती है? निर्वाचन को किस प्रकार की संज्ञा दी जाती है? तो उपचुनाव कहा जाता है। जब कुछ रिक्तियों को भरा जाता है तो उसे उपचुनाव कहते हैं। कुछ रिक्तियों को भरने के लिए निर्वाचक को उपचुनाव की संज्ञा दी जाती है। ऐसी स्थिति में चुनाव कराए जाते हैं। कोई निर्वाचित प्रत्याशी त्याग पत्र दे दे या मृत्यु हो जाए, तब की स्थिति में किसी गंभीर अपराध में सिद्ध दोष पाया जाने पर, बैंक धोखाधड़ी में लिप्त पाए जाने पर, ऐसा करने पर अपना मानसिक संतुलन खो बैठने पर, तथा मानसिक रूप से अयोग्य घोषित होने पर, चुनाव में धांधली की स्थिति पर प्रत्यक्ष निर्वाचक से क्या अभिप्राय है? जब प्रतिनिधि जनता द्वारा स्वयं निर्वाचित होते हैं तब कहा जाता है